मैं आर मेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मैं आज आप लोगों को एमए राजनीति विज्ञान के जो 4th सेमेस्टर है उनका चतुर्थ प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, इसका जो तृतीय इकाई है राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, इसका बड़े सरल एवं रोचक ढंग से आप लोग को अध्ययन करवाऊंगा। इसका जो है 2 भाग में हम बांट सकते हैं। इसका पहला भाग मैंने पढ़ा चुका है, दूसरा है छत्तीसगढ़ में प्रमुख आदिवासी विद्रोह। तो हम अभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना देखते हैं। हम सबको पता है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे भारत में विद्रोह की बिगुल है वो बच चुकी थी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक आदिवासी विद्रोह हुए। ज्यादातर यह विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, क्योंकि यहाँ के आदिवासी अपने अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। अब हम इसके कारण देखते हैं तो एक शब्दों में हम इसके कारण यही कहेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण। लेकिन हम सभी आंदोलन में कुछ विशेष एक कारण पाते हैं। तो उसमें पहला है ये आदिवासी जो है अपने निवास भूमि व वन से परंपरागत अधिकारों की इनका छीना जाना। दूसरा कारण कह सकते हैं कि अपने अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करना। तीसरा कारण है कि ब्रिटिश शासन द्वारा थोपे गए नियम एवं कानून का विरोध करना। और चौथा कारण है बाह्य जगत एवं शासन उनके जो क्षेत्र में प्रवेश करते थे, इससे ये लोग असंतुष्ट थे। तो ये हम इस आदिवासी विद्रोह के कारण कह सकते हैं। अब देखते हैं प्रमुख आदिवासी विद्रोह। तो प्रमुख आदिवासी विद्रोह में पहला विद्रोह है वो है हल्बा विद्रोह, जो 1774 से 1789 के बीच अजमेर सिंह के नेतृत्व में किया गया। उस समय बस्तर के राजा दलपत देव थे। 1774 में इनका नेतृत्व जो है अजमेर सिंह ने किया। वो डोंगर में बस्तर राज्य के विरुद्ध एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। उन्हें हल्बा आदिवासियों एवं सैनिकों का समर्थन भी प्राप्त था। फलस्वरूप जो है राजा दलपत देव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एवं मराठों से सैनिक बुला लिया और इस प्रकार से इन हल्बा विद्रोहियों को बर्बरता से कुचल दिया। कहा जाता है कि इस विद्रोह में कुछ ही हल्बा विद्रोही अपने प्राण बचा सके थे। अब इसका तात्कालिक प्रभाव ये पड़ा कि 1878 में मराठों से जो राजा दलपत देव ने संधि की थी वो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया था। बाद में ये जो है अधिकार हुए अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। दूसरा देखते हैं परालकोट का विद्रोह 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में। यह विद्रोह मराठा और अंग्रेजी सेना के प्रवेश से रोकने एवं कर न देने से प्रारंभ हुआ। इसके नेता गेंद सिंह जो परालकोट के स्वयं जमींदार थे, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। ये अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उसे अब उजमाड़ियों का समर्थन भी प्राप्त था। फलस्वरूप इस आंदोलन को कुचलने के लिए कैप्टन पेब के नेतृत्व में एक सेना भेजा गया। कैप्टन पेब ने इस आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचला। अंत में जो है गेंद सिंह जो है पकड़ा गया और उसे 20 जनवरी 1825 को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं तारापुर का विद्रोह 1842 से 54 दलगंजा सिंह के नेतृत्व में। बाहरी लोगों को प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने तथा आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर के विरोध में यहाँ पे तारापुर के जो जमींदार हैं दलगंजा सिंह, उनके द्वारा विद्रोह किया गया। उसने जो है मराठा दीवान जगबंधु को प्रताड़ित किया। इनको जो है यहाँ के जनता का भी समर्थन प्राप्त था। फलस्वरूप जगबंधु ने इनकी शिकायत नागपुर में जाकर किया। नागपुर से एक सैनिक भेजी गई। अंत में जो है दलगंजा सिंह से इनका मुठभेड़ हुआ और दलगंजा सिंह पकड़ा गया। उन्हें नागपुर जेल में 1858 को डाल दिया गया। अब अगला पॉइंट है माड़िया विद्रोह 1842 से 1863। इसका नेतृत्व किया हिड़मा माझी। दंतेवाड़ा के माड़िया आदिवासियों का यह विद्रोह था। दंतेवाड़ा मंदिर में प्रचलित जो है नर बलि प्रथा को अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दिया गया था।
फलस्वरूप ये माड़िया जनजाति इसे अपने संस्कृति पर कुठाराघात समझा और इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। इनका नेता हिड़मा माझी था। ये माड़िया लोग छापामारी आक्रमण करते थे और अंग्रेजों को बहुत अधिक परेशान किए। अंत में अंग्रेजों द्वारा नागपुर से सेना भेजा गया और इस प्रकार से इस विद्रोह को उन्होंने क्रूरतापूर्वक कुचल दिया और इस प्रकार से माड़िया विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह 1856-57 ध्रुवराव द्वारा। इसके नेता थे। अपने क्षेत्र बस्तर को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त कराने के लिए माड़िया जनजाति के जो नेता है ध्रुवराव द्वारा लिंगागिरी विद्रोह किया गया। उन्हें स्थानीय आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त था। ये ब्रिटिश सेना का मुकाबला किए लेकिन बहुत जल्द जो है पकड़ा गया और मारा गया। नेक्स्ट देखते हैं कोई विद्रोह 1859 का। इसके नेता थे नागुल दोरला। दक्षिण बस्तर के गोंड जनजाति को कोई भी कहे जाते हैं। ये विद्रोह के प्रमुख कारण है अंग्रेजों के वन नीति, अंग्रेजों द्वारा वनों का दोहन या बाहरी तत्व के प्रवेश का विरोध इसके मुख्य कारण रहे हैं। इनके नेता नागुल दोरला थे। विद्रोहियों ने वन ठेकेदार को जो साल वृक्ष को काटने से रोकना चाहते थे और इनके विरुद्ध उन्होंने जो है हथियार उठा लिए। इसे जो है वन सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनका नारा था एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। कई ठेकेदार मारे गए। ब्रिटिश शासन भी इससे बहुत ज्यादा त्रस्त रही। अंत में जो है अंग्रेजी सरकार ने एक ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और इस प्रकार से कोई विद्रोह सफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं मुड़िया विद्रोह 1876 का। इसका नेतृत्व किया झाड़ा सिरहा ने। भू राजस्व और उससे जुड़े अत्याचार के मुद्दे पर मुड़िया द्वारा बस्तर में विद्रोह किया गया। उस समय बस्तर के शासक भैरम देव द्वारा गोपीनाथ को दीवान नियुक्त किया गया। गोपीनाथ के द्वारा इस क्षेत्र के आदिवासियों का भीषण शोषण किया गया। फलस्वरूप झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में जो ये मुड़िया जनजाति है वो 2 मार्च 1876 को जगदलपुर का घेराव कर दिया। फलस्वरूप उस समय के बस्तर के शासक के द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। कैप्टन मैकजॉर्ज के नेतृत्व में एक सेना भेज दिया गया। मैकजॉर्ज ने चर्चा में यह पाया कि ये जो विद्रोही है वो राजा के वैसे खिलाफ तो नहीं है। फलस्वरूप दीवान गोपीनाथ और मुंशी आदिल प्रसाद के विरोध में है। फलस्वरूप मैकजॉर्ज ने 8 अप्रैल 1876 को एक संयुक्त दरबार का आयोजन किया जिसे मुड़िया दरबार के नाम से जाना जाता है। इस दरबार में उनकी मांगे को मान लिया गया। फलस्वरूप जो दोनों जो अधिकारी हैं उनको हटा दिया गया। इस प्रकार से मुड़िया विद्रोह भी सफल रहा। अब हम देखते हैं भूमकाल विद्रोह 1910 का। इसका नेतृत्व किया गुंडाधुर द्वारा। भूमपाल विद्रोह बस्तर का महत्वपूर्ण एवं व्यापक विद्रोह था भाई। क्योंकि इन्होंने बस्तर के 84 परगनों में से 46 को अपने चपेट में ले लिया था। इसके प्रमुख कारण हम देखेंगे तो यह है अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अत्याचार, सेठ साहूकारों द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना। इसके अलावा जो है जो आरक्षित वन नीति है इसको ब्रिटिश शासन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे जो है इस क्षेत्र में असंतोष व्याप्त था। इस क्षेत्र का केवल लोगों का एक ही वाक्य था, वो है बस्तर वासियों के लिए है। इस प्रकार से ये आंदोलन का ये कारण रहे हैं। उस समय जो है बस्तर के शासक रुद्र प्रताप देव थे। उन्होंने जो है अपने दीवान और राजनीतिक के जो है अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता था। एक शब्दों में हम ये कहेंगे कि उस समय के तत्कालिक शासक है वो अंग्रेजों की कठपुतली थी। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करती थी। वो चाहती थी कि हमारे जो शासक है वो स्वतंत्र राज्य करे। रुद्र प्रताप देव के जो चाचा है कालिंद्र सिंह और उनकी सौतेली माँ रानी स्वर्ण कुंवर ये आंदोलन को भड़काते रहते थे। लेकिन इस आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किया वो है गुंडाधुर ने। 2 फरवरी 1910 को विद्रोह बाजार की लूट से प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी शासन द्वारा जो है मिस्टर गेयर और
डिब्रे को 500 सेना के साथ इस विद्रोह को कुचलने का दायित्व दिया गया। उन्होंने जो है अनेक गांवों को जला दिए, सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए, उनके कई नेताओं को जो है नजरबंद कर दिया गया। लेकिन उनका अंतिम संघर्ष है वो गुंडाधुर से होना था। गुंडाधुर ने भी अपनी सैनिक संगठित कर लिया था। उन्होंने जो है तीर है, लाल मिर्च, धनुष, बाण आदि की जो है आकृति से अपना गांव गांव में प्रचार प्रसार किया। फलस्वरूप दोनों के मध्य जो है आमने सामने का भिड़ंत हुआ। भारी संख्या में विद्रोही मारे गए, परंतु गुंडाधुर बच निकले, वो अंत तक नहीं पकड़े जा सके। 10 मई 1910 को विद्रोह का अंत हो गया। गुंडाधुर के अभियान की तुलना तात्या टोपे से की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी इनके नाम से खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से भूमकाल विद्रोह 1910 में समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष कि उक्त सभी विद्रोह आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे। विद्रोह को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं हुआ, परंतु राजनीतिक चेतना जगाने में निस्संदेह इस छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।